बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहली खबर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के हवाले से पिंडी हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का हुक्म दिया है और ये भी कहा है कि दोबारा किसी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर यानी कि MPO के तहत उनको गिरफ़्तार ना किया जाए और पिंडी हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आ जाए। और आपको याद होगा इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को जब नज़रबंद किया गया था इस्लामाबाद के DC के कहने पे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस नज़रबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए कलअदम करार भी दिया था और फिर उनकी रिहाई का हुक्म भी दिया था। ये 23 मई की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन फिर 23 मई को इस फैसले के बाद जब शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहाई मिली थी तो उसके फ़ौरन बाद उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं के साथ हो रहा था। बहुत सारों ने गिरफ़्तारी दूसरी दफ़ा दी, तीसरी दफ़ा दी, चौथी दफ़ा दी, लेकिन उसके बाद फिर पाँचवीं दफ़ा मिसाल के तौर पे चौथी या पाँचवीं दफ़ा वो शीरी मज़ारी साहिबा ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुसर्रत चीमा और जमशेद चीमा ने दूसरी दफ़ा गिरफ़्तारी दी लेकिन फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब वो बाहर निकले, उनकी रिहाई हुई, उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया। उस वक्त भी उनसे सवाल पूछा गया कि आपको दोबारा गिरफ़्तार कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी कर रहे हैं। और उसके बाद से अब तक वो जेल ही में थे। अब उनकी दूसरी दफ़ा रिहाई होने लगी है आज पिंडी हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, जो कि फ़ैसला बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़ेह। और उसमें कहा गया कि दोबारा MPO के तहत शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार ना किया जाए। तो अब उनकी दोबारा रिहाई होने लगी है। अब इस रिहाई के फ़ौरन बाद क्या उनको दोबारा गिरफ़्तार किया जाएगा? और अगर पिंडी हाई कोर्ट ने यह कह दिया, इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बावजूद फिर पहले DC इस्लामाबाद ने उनकी नज़रबंदी का हुक्म दिया था, उसको कलअदम करार दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद DC रावलपिंडी ने उनकी नज़रबंदी का हुक्म दिया, उसको आज कलअदम करार दे दिया है पिंडी हाई कोर्ट ने। तो अब इस फैसले पर अमल दरामद के बाद अब जब दोबारा उनकी रिहाई होगी तो क्या उनको दोबारा अरेस्ट किया जाएगा, गिरफ़्तार किया जाएगा, ये थोड़ी देर में हमें पता लग जाएगा। और अगर दोबारा अरेस्ट किया जाता है तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बाकी रहनुमाओं की तरह? मुझे नहीं लगता। मुझे इस वजह से नहीं लगता कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अभी तक जिस तरह से सारी सिचुएशन को टैकल किया, हैंडल किया है, उसमें एक मैच्योरिटी भी है और उसमें एक सियासी तजर्बे का अंसर भी आपको नज़र आता है। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे थे जिनके हवाले से लोगों को ये लगता था कि ये तो PTI का फेस है और ये कभी PTI को नहीं छोड़ेंगे या इमरान खान से अलहदा नहीं होंगे। लेकिन उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राह जुदा की, इमरान खान साहब को अल्लाह हाफ़िज़ भी कहा और बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। मिसाल के तौर पे इमरान इस्माइल ने, वो मुझे याद पड़ता है इमरान इस्माइल एक दफ़ा मेरे पास आए शो में, तो मैं उनका इंटरव्यू करने से पहले मैंने उनसे पूछा कि आपने PTI कब ज्वाइन की थी? तो उन्होंने कहा आई वॉज बॉर्न इन PTI, यानी कि मैं पैदा ही PTI में हुआ था। तो उसके बाद फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें कहा कि इमरान खान साहब आज मैं आपको खुदा हाफ़िज़ कहता हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, जिनकी सियासी तौर पे पैदाइश ही PTI के अंदर हुई थी। लेकिन शाह साहब जो है, इनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है, कोई 40-45 साल या मेरे ख्याल में 50 साल के करीब उनका तजर्बा है सियासत में और पुराने सियासी घराने से वो आते हैं। वालिद साहब भी इनके सियासत में थे, ये भी सियासत में हैं। तो शाह साहब ने बहुत सारी ऊंच नीच देखी भी हुई है और उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सारी जो सिचुएशन है उसको मेरे ख्याल में असेस भी किया और असेस करने के बाद उसके मुताबिक साबित कदम भी रहे और अभी तक हैं। और वो कह चुके हैं कि मेरी पार्टी थी, है और रहेगी। तो जो उनका अभी तक का कॉन्डक्ट है उससे मुझे नहीं लगता कि वो, अगर मिसाल के तौर पे उनको दोबारा गिरफ़्तार भी किया जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए और जो कि अगर होगा तो वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुतरादिफ है और दबाव डालने के मुतरादिफ है और मेरे हिसाब से तो प्री पोल रिगिंग के तौर पे भी क्वालिफाई करता है कि इलेक्शंस में अभी चंद महीने पड़े हैं, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन करा दे, उनकी मेहरबानी है। तो एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो सियासतदान हैं, अगर वो सियासी जमात को छोड़ने का ऐलान नहीं करते, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उस सियासी जमात को तोड़ने की कोशिश तो हो रही है ना, और हुई है। तो ये तो प्री पोल रिगिंग में, इससे तो मतलब कि इलेक्शन के नताइज पे असर पड़ेगा, तो ये प्री पोल रिगिंग के तौर पे क्वालिफाई होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर खामोश है, वो चुप है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे कोई छोटी सी रैली भी निकल आए पंजाब में या उस तरह से, तो वो कहते थे कि ये तो देखें जी इलेक्शन प्रोटोकॉल्स की ख़िलाफ़ वर्जी हो गई है और ये ऐसे है और वैसे। वो छोटी छोटी बातों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान की नाअहली का फ़ैसला भी किया था ECP ने, और भी बहुत सारे फ़ैसले किए थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा ECP को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। बहरहाल
शाह महमूद कुरैशी पे आज दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की ख़ास तौर पे नज़रें होंगी कि वो रिहाई जब उनकी होती है तो उसके बाद वो क्या कहते हैं और किस तरह से डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। इन द मीनवाइल एक और जो डेवलपमेंट हुई है, बड़ी अनफॉर्चुनेट, सैड, बदकिस्मत है ये डेवलपमेंट, वो कोयटा से हुई है, जहाँ पर वकील थे अब्दुल रज़ाक साहब, उनकी टारगेट किलिंग हुई है। और वो जा रहे थे तो रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों ने टारगेट करके उन पर फायरिंग किया और बताया जा रहा है कि 9 mm की जो पिस्टल थी, बंदूक थी, उससे वो फायर किए गए और वो 15 के करीब उनको गोलियां लगी हैं और मौके पर उनकी जान चली गई है और उनकी मौत वाक़या हो गई है। अब दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। और कोयटा के जो हालात हैं उसमें पहले भी बहुत सारी ख़बरें टारगेट किलिंग की और दीगर इस तरह के मामलात की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से कोयटा बलूचिस्तान से आपको मिलती रही हैं पिछले कई सालों से सुनने में। लेकिन इसके ऊपर जो मौजूदा हुकूमत है वो इस पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही है। और अता ताड़र जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो वकील हैं इन्होंने आर्टिकल 6 के हवाले से इमरान खान के ख़िलाफ़ बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी हुई थी, जिस पर समाअत एक आध दिन में होनी थी और अगले 2-3 हेयरिंग्स में उसका फ़ैसला हो जाना था। तो उन्होंने कहा कि उससे पहले, समाअत से पहले और उस केस का फ़ैसला होने से पहले इनको टारगेट करके इमरान खान ने कत्ल करवा दिया। मतलब कि ही वॉज सो ब्लेटेंट इन दिस, और इतना क्लियरली और इतना कैटेगोरिकली दूसरी कोई बात ही उन्होंने नहीं की है। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान ने करवाया और उसके ऊपर उन्होंने कई फ़ैसले भी सुना दिए, ख़ुद पुलिस बन के, तफ्तीशी बन के, अदालत बन के, और फिर बहुत सारी बातें भी उन्होंने कह दी कि जैसे मतलब कि किसी तफ्तीश की, किसी तहकीक की, किसी ट्रायल की और किसी कानून की और किसी आइन की ज़रूरत ही नहीं है सवाए अता ताड़र के, जो कि वहाँ पे बैठ के वो कह रहे थे। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि करप्शन से रंगे हुए हाथ अब खून से भी रंगे जा चुके हैं। ये फ़ैसला उन्होंने सुना दिया है अपने तौर पे। ये पहले इस तरह से नहीं होता था पाकिस्तान की सियासत में। सियासत जो थी वो सियासी मुखालफत की हद तक होती थी और उसमें आप एक दूसरे के नज़रिए पे और एक दूसरे की शख्सियत के हवाले से भी अगर आपको कोई इख्तलाफ है, लेकिन ये तो डायरेक्टली यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। अभी पुलिस ने उसकी FIR दर्ज करनी है या कर ली है और उसके अंदर आप जो है तहकीक से पहले, तफ्तीश से पहले, आप हैं कौन भाई? आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे लाहौर में या इस्लामाबाद में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उस वाक़े के हवाले से जो क्रिमिनल इंसिडेंट कत्ल का कोयटा में हुआ है, और आपने फैसला भी सुना दिया, इन्वेस्टिगेट भी कर दिया और आप नामजद करवा रहे हैं खुद से। आप पुलिस के काम में मुदाखलत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी हुकूमत आपकी है, क्योंकि आप स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं और आपने कहा है कि करप्शन से पहले उसके हाथ रंगे हुए थे, अब खून से रंगे हुए। यू've passed a verdict, आपने एक जजमेंट पास कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान को नॉमिनेट किया जाएगा। भाई ये काम तो वहाँ के तफ्तीशी अफसर का, वहाँ की पुलिस का है कि वो जो भी मौके की मुनासबत से वहाँ पे गवाह है, विटनेसेस हैं, उसको मतलब कि आप हर चीज़ में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चाहते हैं, हर चीज़ में आपको अपना, मतलब कि मैं सिर्फ ये सोच रहा था, इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान कि इमरान खान के खिलाफ वो तो ज़िले शाह का भी मुकदमा एक 302 का इमरान खान पे पहले आपने डाला है। इमरान खान का अपना कारकुन जो है उसकी मौत वाक़या होती है और इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर उसके कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाता है। इट इज़ नॉट अबाउट इमरान खान, इट इज़ अबाउट जस्टिस, इट इज़ अबाउट द लॉ, इट इज़ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अबाउट अ फेयर इन्वेस्टिगेशन, इट इज़ अबाउट मेरिट्स इन अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि आप अपने सियासी मकासद के हसूल की खातिर पूरा जो इंसाफ पर मबनी अदरवाइज एक निज़ाम होना चाहिए, आपने उसको लपेट दिया बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि आपके सियासी मकासद हल हो जाएं, सिर्फ इसलिए कि सियासी तौर पर आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर इमरान खान के ऊपर 302 का एक और मुकदमा हो जाता है। मेरा कंसर्न ये नहीं है कि इमरान खान के ऊपर बतौर सियासी मुखालिफ आप 302 का एक और मुकदमा कर देंगे। मेरा कंसर्न ये है कि अगर आप इमरान खान के ऊपर 302 का एक मुकदमा इसलिए कर सकते हैं या कर देंगे कि वो आपका सियासी मुखालिफ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी कर सकते हैं। यहां पे फिर कोई कानून नहीं है, यहां पे फिर कोई इंसाफ नहीं है, यहां पे फिर कोई मेरिटोक्रेसी नहीं है। यहां पे पुलिस आपके कहने पे किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। और आप किस कानून के तहत, अंडर व्हाट अथॉरिटी? यूर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, राइट?
अंडर व्हाट अथॉरिटी आप नॉमिनेट करवा रहे हैं? कह के किस, ऐसे होता नहीं है। ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। और लोग यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बैठे हुए हैं, लोग देख रहे हैं सारी सूरत हाल। जिस तरह आप लोगों को इमरान खान के पॉलिटिकल नैरेटिव से प्रॉब्लम है, वो आपका सियासी मुखालिफ है, ये सब लोगों को पता है। मतलब कि कितना और आप इस निज़ाम की तजलील करेंगे सिर्फ अपने सियासी मकासद के हसूल की खातिर। उसके बाद आपने कहा मोटिव और किसी का नहीं है, कि वो आर्टिकल 6 का मुकदमा वकील साहब ने किया हुआ था, इमरान खान के ख़िलाफ़ दरख्वास्त डाली हुई थी, तो ये इमरान खान का ही मोटिव हो सकता है कि इसको कत्ल करवा दो, तो टारगेटेड तौर पे उसने किलिंग करवा दी, उसको कत्ल करवा दिया। इसके ऊपर सैकड़ों जजमेंट्स हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, कि मोटिव इज़ अ डबल एज्ड सॉर्ड। ये पढ़ लें स्पेशल असिस्टेंट साहब, आप वकील भी हैं, कि आप मोटिव किसका हो सकता है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। मोटिव तो किसी ऐसे शख्स का भी हो सकता है जो चाहता हो कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम आ जाए इसके मुखालिफ के कत्ल का, उसका भी। इसके ऊपर तो बहुत सारी जजमेंट्स हैं, बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि मोटिव इज अ डबल एज्ड सॉर्ड। और वो किसका मोटिव हो सकता है उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। और आप जितना मर्जी कह लें, मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को इन्वेस्टिगेट ना करें, कर लें इमरान खान को। आपने 150 मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ पहले भी किया है, मज़ीद आप मुकदमात करना चाहते हैं, आप इन्वेस्टिगेट कर लें, लेकिन कम से कम इन्वेस्टिगेशन फेयर तो हो। ये कानून को समझ से बाहर है कि इस हुकूमत ने क्या समझ लिया है। यकीन करें, हमें दुख होता है, अफसोस होता है कि यार कानून, अदरवाइज ये इतनी कानून की किताबें मेरे दफ्तर में पढ़ी हैं, बतौर वकील इन किताबों को हम पढ़ते हैं और उसके बाद अपने क्लाइंट को लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ताकि इंसाफ का हसूल मुमकिन हो सके। आपने ये कानून को एज ए टूल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी पॉलिटिक्स के लिए, कि सियासी मकासद के हसूल के लिए हम कानून का और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे और थाने का और कचहरी का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ये तो बिल्कुल ही आप लोगों ने अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी है। मतलब कि ठीक है, अगर वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर FIR हो, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, फिर अगर कोई सबूत है इमरान खान के ख़िलाफ़ लेकर आए, उसको रिकॉर्ड पे लेकर आए और तफ्तीशी अफसर बताए कि ये सबूत है, और उसके मुताबिक फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई होनी चाहिए हो। अब भी इंसिडेंट हुआ है वहाँ पे, और ऑल ऑफ अ सडन वो कोयटा में इंसिडेंट हो रहा है, और यहाँ पे इस्लामाबाद या लाहौर में बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये इमरान खान ने करवाया है और इमरान खान को बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा। एक वकील को इमरान खान ने मौत के घाट उतारा है, उसने टारगेट किलिंग की है और कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और बेल के पीछे भी नहीं छुप सकेंगे। यानी कि आपने अदालतों को भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जी आपकी मर्जी से अदालतें रिलीफ देंगी, बेल के पीछे नहीं छुपने देंगे। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस तक के पहले बेल्स का ये नतीजा है, ये गुड टू सी यू का नतीजा है। कोई कहीं, मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि कोई तो इंसिडेंट छोड़ दे जिस पे आप सियासत ना खेलें, कुछ तो मेरिट रहने दें इस मुल्क में, इस निज़ाम में, इस सिस्टम में। कोई ये पहिया, ठीक है पहले मुझे नजर आ रहा है कि बहुत अजीबोगरीब हालात हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो चलने दें इस निज़ाम का। ऐसा तो ना करें कि बिल्कुल ही अवाम का इत्तेमाद उठ जाए इस निज़ाम से कि कुछ बचा ही नहीं है इसके अंदर। आप कह रहे हैं कि बेल के पीछे नहीं छुप सकेंगे, ये बेल आपने देनी है, ये तो अदालत ने देनी है। आपको लगता है कि पुलिस को आप डिक्टेट कर सकते हैं, तो अदालतों को भी आप डिक्टेट कर सकते हैं। कोशिश तो आपने की है डिक्टेट करने की पहले, लेकिन जो हालात हैं उसमें अब आप ये कर सकते हैं तो आप कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला मुल्क के लिए बेहतर करे। ये चीज़ें जो हैं, इससे दिल दुखता है देख के कि यार मतलब कि ये सिस्टम है यहाँ पे। इस तरह से पॉलिटिक्स के लिए पूरे निज़ाम को एक तरह से मिसयूज़ और अब्यूज़ किया जा रहा है अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए। और एक शख्स बैठ के मीडिया पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि जी ये कातिल है, मैं आपको बता रहा हूँ। कमाल है। तो फिर थाने बंद कर दें, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दें, तफ्तीशी अफसर को घर भेज दें, अदालतें भी बंद कर दें। अगर आप ही ने सब कुछ करना है
तो बंद कर दें। एक और ख़बर डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से कि जिस केस में उनको जिना हाउस हमला केस में उनको डिस्चार्ज किया गया था, हुकूमत ने उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर दी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वो जो डिस्चार्ज हुआ था उसके ख़िलाफ़। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन में जो हुक्म इम्तना दिया था उसमें तौसीह कर दी है और उसमें अब मज़ीद स्टे आगे एक्सटेंड हो गया है। और चीफ जस्टिस ने भी कुछ रिमार्क्स दिए हैं और दीगर जज साहिबान ने भी रिमार्क्स दिए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसी ऑडियोज़ जिनकी तस्दीक ही नहीं हो सकी है, उनकी बुनियाद पर जो वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसको तो वैसे ही ओहदे से हटा देना चाहिए। तो ये आज की अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। बहुत शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।